अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई का और सभी का शुक्रिया जो यहाँ पर लोग हैं और जो हमारे रजिस्ट्रार साहब डेजी बुक हाउस, मैं थोड़ा नाम कम जानता हूँ लोगों का, बट सभी का शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया कि ये टीम वर्क है कि यहाँ पर इतने लोग जमा हुए। और महिलाओं को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन और मेरे ख्याल से सारी जो महिलाएं हैं वो नकाब में ही हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि नकाब तो आप पहनती हैं, लेकिन क्या ये नकाब पहनना कैसे डिफ़ाइन करेंगी इसको आप? मान लीजिए आप में से कोई अगर बीमार पड़ जाता है और कोई डॉक्टर के पास वो दिखाना अपना ट्रीटमेंट करवाने जाता है, तो शायद वहाँ वो बेपर्दा हो जाती हैं, राइट? तो हमने नकाब तो पहना, लेकिन कहीं चीज़ें कुछ लॉन्ग टर्म में हम मिस कर रहे हैं। वो क्यों मिस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं या वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल से भी या समाज से हमारी जो माँ बहनें हैं वो डॉक्टर बने, ताकि आप जो पर्दा पहनती हैं उसका सही डेफिनेशन इस्टेब्लिश हो सके। और आपको कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर भी उनके पास जाते हैं जो गैर महरम हैं, तो वहाँ पर आपका इलाज वो लोग ही करें जो आपके बीच से ही आते हैं। तो आपके पर्दे का सही डेफिनेशन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, बट मेरे ख्याल से बहुत दूरंदेशी की बात है। तो आप लोग कोशिश करें और ये इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। अब दूसरी चीज़ है, मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ, लीगल अवेयरनेस। तो पता नहीं ये लीगल वर्ड बड़ा देखने में सिंपल सा लगता है, बट ये लीगल में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप भी लॉ के अधीन हैं, हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं तो हम भी लॉ के अधीन हैं। जनरली हम बचपन से क्या देखते थे कि हम कोई बंदा कोर्ट जा रहा है झोला लेकर के, तो लॉ सिर्फ वही होता है, बट लॉ वो सिर्फ नहीं होता, लॉ हर जगह होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि एक कोई कंपनी है, वो किसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है, तो उसका एक्विजिशन कौन करेगा, मर्जर कौन करेगा? वो वैसे लोग होंगे जो CS प्लस लॉयर होंगे या CA प्लस लॉयर होंगे। तो जो लॉयर्स होते हैं वो हर फील्ड से आते हैं, राइट? चाहे आप इन्वायरमेंट की बात कर लें या साइबर लॉ की बात कर लें, या बहुत ही अगर सिंपल तरीके से देखें हम, आपके गांव मोहल्ले में कोई पुलिस आता है और आपको पकड़ के थाने लेके जाता है, आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं? या मान लीजिए कोई ऐसा पुलिस है जो आपके साथ ज्यादती करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते कि नहीं ले सकते? तो होता क्या है कि हमने बचपन से, चूँकि हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे लोग गिने जाते हैं तौले नहीं जाते, क्योंकि ये बेसिक फंडा होता है डेमोक्रेसी का, तो अगर गिनने में जिनकी भीड़ ज़्यादा होती है वो वहाँ के हाकिम हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? क्योंकि जो आपके अधिकारी हैं या कोई भी लोग हैं, जो भी कोई काम करेगा वो लॉ के अधीन ही काम करेगा। जिस तरह आप लॉ के अधीन काम करते हैं, उन्हें भी लॉ के अधीन काम करना है। तो आपके जब इलाके में कोई दरोगा बाबू आएँ तो आप उनसे सवाल करें कि हमारे इलाके में क्राइम क्यों है, ये क्राइम कम होना चाहिए, क्योंकि वो लीगल, ये आपके लीगल राइट्स हैं। आप उनसे सवाल करें, क्योंकि एक यहाँ पर मान लो कोई IAS आया है, कोई DM आया है, वो केरला से आया है, तो वो सिर्फ आपकी भलाई, आप जो यहाँ पर लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने आया है। तो ये आपकी लीगल राइट्स है कि आप उनसे सवाल करें। आप इज़्ज़त दें इंसानों को एज़ पर जो ह्यूमैनिटी होती है, बट वहाँ पे उनसे क्वेश्चन करें। आप एक सब्ज़ी खरीदते हैं तो उनसे 50 सवाल करते हैं, आप अपने आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? आपको अनवर भाई से भी सवाल करना चाहिए कि हमारी रजिस्ट्री ठीक हुई है कि नहीं हुई है, राइट? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बहुत ही बेसिक बात करूँगा, चूँकि ये बड़ा एक जनरल ओपन सा फोरम है। जैसे मान लीजिए आपके इलाके में कोई क्राइम हो जाता है, तो आप कई बार जाते हैं कि हम FIR लिखवाने जा रहे हैं, बट क्या आपको पता है कि वो FIR हो रहा है या कंप्लेन हो रहा है या NCR हो रहा है? कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, शायद ये चीज़ें आपको आम दिनों में काम आएंगी। जैसे कोई चीज़, आप ऑटो पे जा रहे हैं, कोई चीज़ आपकी गिर जाती है, गिरने का मतलब है कि लॉस्ट हो जाता है, किसी ने चोरी नहीं किया। तो जो चीज़ लॉस्ट हो जाती है वो NCR होता है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, कि आपने रिपोर्ट कर दी कि हमारी ये चीज़ खो गई है, लेकिन पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है ढूंढने की। सिर्फ आपको ये फ़ायदा होगा कि वो चीज़ किसी को मिल जाती है तो उसका मिसयूज़ ना हो। बट FIR क्या होता है? मान लीजिए कोई आपकी चीज़ चोरी हो जाती है, किसी ने छीन ली आपकी। जैसे कई बार आपकी मोबाइल चोरी हो जाती है, बट आप उसको NCR लिखवा देते हैं, बट एक्चुअली में वो FIR होना चाहिए। जब वो FIR रजिस्टर्ड होता है, जब कंप्लेन करेंगे आप थाने में, तो वहाँ से एक IO अपॉइंट होगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, और वो उस चीज़ की जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेगा। अगर वो चोर ना भी मिल पाए तो ये केस बनेगा स्टेट
जो विक्टिम है, विक्टिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो हमेशा स्टेट, एक तरफ स्टेट होता है, एक तरफ आप होते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ी गलती बोल दिया बीच में, विक्टिम एक्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट, कि जिसने चोरी की है वो, और आपका जो केस है वो सरकार लड़ेगी, और अगर वो एक्यूज ना मिल पाए तो वो अननोन हो जाएगा, राइट, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अननोन। तो ये आपके पास लीगल राइट्स है, और आप थाने जाएं। एक्चुअली बिहार में तो ये होता है कि आप जो कंप्लेंट्स हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो सनहा जिसको एनसीआर कहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, बट एफआईआर ऑनलाइन नहीं कर सकते। अब मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, ये आम दिनों में काफ़ी होता है कि आप किसी एटीएम पे जाते हैं और पैसे विड्रॉ करते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें स्कीमर लगा होता है। तो ये डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड क्या होता है, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, राइट। तो आप जब स्कीमर वहाँ पे स्कीमर लगा होता है, आपने कार्ड डाला और जब आपने पिन डाला तो एक पिन लगा, ये एक वहाँ पे कैमरा लगा होता है। उसके 3-4 दिनों के बाद क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो वैसा ही डेटा, उस डेटा से एक कार्ड तैयार करते हैं और आपके पैसे निकाल लेते हैं। तो मान लो आपके 1 लाख रुपए विड्रॉ हो गए, अब आप क्या करेंगे। इन केसेस में ऐसा होता है कि 1000 में किसी एक आदमी का ही पैसा वापस आता है। तो वो कैसे आता है, अब आप यहाँ पर किसी वकील के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो शायद उन्हें भी कम जानकारी है, क्योंकि साइबर स्पेस में थोड़ा बड़ा वैक्यूम सा हो गया। जो इंजीनियर हैं वो लॉयर नहीं है, जो लॉयर हैं वो इंजीनियर नहीं है। तो इस विषय में क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या होगा कि आप एफआईआर करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है लोकल जगह पे कि आप एफआईआर के लिए जाते हैं, थाने में वो एफआईआर लिखते नहीं हैं, या आपने एफआईआर लिखा है वो कुछ और लिख लेते हैं, बट उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो उन केसेस में क्या करें जहाँ पर आपका एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो पाए, तो आप एक्चुअली साइबर स्पेस या आईटी एक्ट में क्या होता है कि ग्लोबल जुरिडिक्शन होता है। तो आप कुछ ना करें, आप कहीं ना जाएं, आप बैठे बैठे दिल्ली के किसी भी, दिल्ली में जो ऑनलाइन जो एफआईआर है वो ऑनलाइन होते हैं, इस तरह के जो एफआईआर होते हैं, तो आप दिल्ली की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से ऑनलाइन एफआईआर कर दें आप, तो आपका घर से बैठे कंप्यूटर से आपका एफआईआर हो गया। अब चूँकि एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गया तो उस पर एक्शन पॉइंट है, अब जो एक्शन पॉइंट होगा वो पुलिस पे होगा। अब चूँकि केस तो वहाँ का है नहीं आपका, तो वो जो एफआईआर है वहाँ आपका 0 एफआईआर बन जाएगा, और वो एफआईआर फिर जमुई में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो जमुई में ट्रांसफ़र हो गया तो उसको आईओ अपॉइंट करना ही है, बट वो जो एफआईआर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पैसे जो है वो चोर को ढूंढेगा, उनका काम ये नहीं है कि वो पैसे बैंक से निकाल लेंगे। बट उसी एफआईआर पे क्या होगा, उसी एफआईआर के बिहाफ पे आप बैंक में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि पैसे बैंक नहीं देती, पैसे देती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बट बिना एफआईआर के वो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा। उसके साथ में आप एक आरबीआई में भी कंप्लेन करेंगे उसी एफआईआर के बिहाफ पे, और साथ में एक साइबर क्राइम का एक वेबसाइट होता है, वहाँ भी इंटीमेट करेंगे। तो 2-3 महीने के बाद आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुना है कई लोगों के कि पैसे निकल नहीं पाते। मेरी वाइफ के पैसे निकल गए थे, मैंने वापस ले लिए, उनके फूफा का पैसा निकल गया, मेरे वापस आ गए। लेकिन शायद 1000 में किसी 1-2 का ही आता है, क्योंकि लोगों को प्रोसीजर नहीं पता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर कई बार देखता हूँ कि बड़े लोग परेशान होते हैं, या मैं सिंपल एग्जांपल दूँ कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, या और अगर गहराई में जाएं कि इसमें वर्क कैसे करते हैं। मान लीजिए आप किसी साइबर क्राइम में वर्क करते हैं, तो वर्क कैसे काम करते हैं आप। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप किसी काम से कहीं बाहर गए और आप फोटोग्राफी करते हुए जा रहे थे, और आपने कोई ऐसे कान की रिंग पहनी हुई थी जो कहीं गिर गई, कैसे ढूंढेंगे आप। एक तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ तक गए होंगे वहाँ सर्च करेंगे। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, देखो इंसानों में क्या फ़र्क होता है, जैसे मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। आप डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूँ, क्या फ़र्क हो सकता है, सिर्फ एक ही फ़र्क है, क्योंकि आपने वो एजुकेशन ली है मेडिकल साइंस की तो आप डॉक्टर हैं, मैंने नहीं ली है तो मैं नहीं हूँ। तो जो फ़र्क है वो सिर्फ आपके एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का है। तो उसमें क्या करेंगे, आप चूँकि फ़ोटोग्राफी कर रहे थे तो आप देखेंगे भाई किस स्टेज तक आपके कान में वो रिंग थी, और कहाँ पे किस फ़ोटो के बाद वो रिंग नहीं दिखी। तो मतलब वो जो आपका जो पॉइंट जो स्पॉट होगा वो उसी आसपास कहीं पे होगा जिस पिक्चर में आपका वो रिंग नहीं था। तो ये इस तरीके से जो आपके सोचने का नज़रिया है। और बड़ी छोटी सी चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मतलब होता है एजुकेशन का, किसी भी एजुकेशन का मतलब क्या है, आपको चाहे तो बोल भी सकते हैं कि आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे एजुकेशन को। क्या एजुकेशन लर्निंग ऑफ फैक्ट्स है? अगर सिर्फ लर्निंग ऑफ फैक्ट्स होता तो हम तो गूगल से पढ़ लेते, गूगल में हर चीज़ मिल जाती है।
तो मालूम क्या पड़ता है कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स नहीं है, बाकी आपके सोचने के नज़रिए को बदलता है, इम्प्रूव करता है। ऐसे पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो लॉजिकल नहीं होती होंगी, लेकिन जब आपने पढ़ा, जब आपने सीखा, तो आप लॉजिक्स की बात करते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपकी डिग्रीज से नहीं होती, वो चीज़ आपके पर्सनैलिटी में आना चाहिए कि आप उस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। और तीसरी चीज़ ये भी है कि हम कई बार ऐसा होता है कि दरोगा साहब आए, हम डर गए, वो बड़ा और छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में एक चपरासी और एक डीएम दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, दोनों का काम अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की सेम वैल्यू होती है, राइट। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ें आती हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा वो, चूँकि बड़ा हाई लेवल लीगल अवेयरनेस है, तो मैं बड़े सारे मल्टीपल पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ, उस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ। जैसे यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, तो कई बार ऐसा लगता है, शायद मैं इस बारे में कोई स्पीच भी नहीं सुनता, और पुरुषों को ये लगता है उनके माँ बाप के गुजरने के बाद कि जो बहन को ज़मीन दी है तो वो शायद भाई ने दे दिया है या दान कर दी। मतलब बहनों को ऐसा लगता है कि ज़मीन जो है मेरे भाई दे रहे हैं मुझे मेरे अब्बा के बाद, बट वैसा नहीं होता है। ये महिलाओं का लीगल राइट्स है कि जो भी संपत्ति आपके माँ बाप की उनके बाद बच जाती है, वो हर चीज़ में आपका भी हिस्सा होता है। और ये लॉ बड़ा मैथमेटिकल होता है, x+2x = जो आपका टोटल जो आपका प्रॉपर्टी है। मतलब महिलाओं के लिए अगर 1 रुपये है तो पुरुषों के लिए 2 रुपये है। अगर आपकी 5 बहनें हैं, सबका 1 रुपये है, और 3 भाई हैं तो सबके लिए 2-2 रुपये हैं, राइट। और अगर ये चीज़ कई बार क्या होता है कि आपको भाई ने नहीं दिया तो आपने लगा कि नहीं मेरा तो है नहीं होता क्या है सिविल मैटर्स में, एक होता है क्रिमिनल मैटर, राइट। लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मोटे टर्म्स में देखें हम, तो एक क्रिमिनल लॉ है, एक आपका सिविल लॉ, फिर सिविल लॉ में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, मान लीजिए आपके इलाके में क्राइम हुआ, किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो क्या केस नहीं बनेगा, FIR नहीं होगा? नहीं। जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में आएगा, FIR रजिस्टर्ड होगी। लेकिन सिविल मैटर्स में क्या होता है, जहाँ पर मान लीजिए कि आपके भाई ने आपको ज़मीन नहीं दी, कुछ नहीं होगा, आपने लिया नहीं, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट जाएंगे तो फिर उस चीज़ पे प्रोसीडिंग हो जाएगी। जैसे आपने अपने इलाके में देखा होगा बहुत सारा मोबाइल टावर लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि सारे लीगल लगे हुए हैं। ये भी क्या करते हैं, ट्राई के रिकमेंडेशन के हिसाब से काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ये कहीं भी लोग कहीं भी लगा लेते हैं। बट कभी आपने सोचा कि ये चीज़ लगाने से फ़ायदा क्या है और इम्पैक्ट क्या है? हम जब कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले देखते हैं क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो मोबाइल यूज़ करना तो हमारी नीड है, बट जब हम देखते हैं कि ये टावर लगा हुआ है, तो हम लोग पहले पढ़ते थे फिज़िक्स में रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में कि जब 5 है तो 5 की ये फ्रीक्वेंसी है, 6 है तो 6 की ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तो कभी आपने सोचा कि ये कोई तार वार तो है नहीं, तो आवाज़ जाती कैसे है? तो यहाँ से टावर तक क्या होता है, आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। लेकिन जहाँ पे हम रेडियो एक्सेस की बात करते हैं वहाँ रेडिएशन की बात करते हैं, राइट। जैसे हम पहले कहते थे कि रेडियो पर हम गाना सुन रहे हैं, रेडियो मतलब रेडियो नेटवर्क। तो जहाँ पर ये टावर लगे हैं इतने रेडिएशंस होते हैं, और जो कैंसर का मुख्य कारण होता है ये टावर होता है। तो क्या हमने कभी बात की कि हमारे महल्ले इलाके में ये टावर क्यों लगा है, क्या यहाँ इसे कहीं शिफ्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इस पे कौन बात करेगा? जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट ये जानने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और उस विषय में उस तरीके से सोचना पड़ेगा। और एजुकेशन में भी क्या होता है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, किसी 2 चीज़ ही मैटर करती है, आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन आपका एप्टीट्यूड, आपके सोचने का तरीका क्या है और आपका काम करने का अंदाज़ क्या है। जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो क्या फ़ायदा है वो, राइट। और इन दोनों के जो बीच में होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट। कि हर चीज़ अपनी बात, एक शेर भी कई बार लोग कहते हैं कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। तो जो बैरियर को ख़त्म करता है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, कि आप किस बात पे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अपनी बातों को बहुत समराइज़ करके, और जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो आंसर सभी को आता है, या बीपीएससी के एग्ज़ाम में आंसर सभी को आता है, बट चीज़ों को कैसे समराइज़ करके आप प्रेजेंट करते हैं वो बड़ा मैटर करता है। और मैं आखिरी बात करके फिर ख़त्म करना चाहूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं है ना मेरे पास। तो एक चीज़ क्या होती है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में पैसे नहीं होते थे, मतलब अब तो बड़ा पैसे लोग आराम से ट्रेन में जाते हैं आते हैं, हमारे टाइम में बड़ी स्कार्सिटी होती थी। तो हम लोग पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, पैसे घर भी भेजते थे कि बच्चे भी पढ़ सके, तो बड़ा स्ट्रगल करते थे हम लोग। लेकिन हमारे टाइम में जो लोग पढ़ते थे, कम लोग पढ़ते थे मगर बड़े अच्छे से पढ़ते थे।
आप आज देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो गैप, पढ़ तो सभी लोग रहे हैं लेकिन मास्टर ऑफ शायद नन है, किसी एक चीज़ के स्पेसिफिक वो मास्टर नहीं होते। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कहीं भी देख लें अपने आसपास, हम एजुकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं जैसे इस पर बोल रहा हूँ, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ एजुकेशन, राइट। आपके पास मोबाइल होगा, वो किसने बनाया? एजुकेशन का ही वो आउटपुट है। आप कोई भी चीज़ देख लें अपने पास, लाइट, बल्ब, कोई भी चीज़, वो सब एजुकेशन का एग्जाम्पल ही होता है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि एजुकेशन से क्या होता है। तो हमारे टाइम में क्या होता था कि सीट्स भी कम होती थी आईटीज़ में, नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन करते थे, फिर यूपीएससी की तैयारी करते थे। लेकिन जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ही क्यों करते, क्यों ना वो लॉ करके तैयारी करें। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्यों लॉ करके हम तैयारी करें, राइट। तो होता क्या है कि जो यूपीएससी के सिलेबस है और जो जुडिशरी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 70% 75% सेम होता है। और यूपीएससी में क्या होता है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें कोई भी इंसान आकर के एग्ज़ाम दे सकता है, कोई भी ग्रेजुएट है वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। लेकिन जुडिशरी में वही लोग बैठेंगे जो लॉयर होंगे, राइट। तो आप जब लॉ करके दोनों की तैयारी करेंगे तो शायद यूपीएससी में ना भी हो आपका, मतलब रेशियो ऐसे होता है 1:10 का रेशियो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कि 10 लोग यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, एक जुडिशरी में अपीयर हो रहा है, तो आपका यूपीएससी में हो ना हो जुडिशरी में पक्का हो जाएगा। अब मान लो आपका यूपीएससी में आपको मिल जाता है इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज या कुछ, तो उससे बेहतर है कि आप सीजीएम बन जाएं। या मान लो आपका जुडिशरी में भी नहीं होता है तो आप एक अच्छे लॉयर बन करके आप कॉलेजियम के थ्रू, जो हाई कोर्ट के लॉयर्स जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो एग्ज़ाम दे के नहीं आते, वो कॉलेजियम के थ्रू आते हैं कि आप 10 साल प्रैक्टिस करते हैं और आप अच्छे लॉयर हैं तो वहाँ से चुन करके आते हैं। तो स्कोप्स बहुत सारे हैं। और फिर वही नहीं है, आप अगर चाहें तो आप जितने भी आप यूएन कन्वेंशन, आपने कभी सोचा कि हम यूएन में काम क्यों ना करें? आपने कभी सोचा कि हम जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ काम क्यों ना करें? या आप जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, या लेकिन लॉ पढ़ने से खुद आपको, मैं जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती और मुझे आती तो मैं खूब इंग्लिश बोलूँगा, लेकिन जब आपको इंग्लिश आएगी तो मैं संभल के बोलूँगा। तो ये चीज़ें करने से आप में कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपका कोई भी आदमी मिसयूज़ ना कर सके। तो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा लॉ करें, क्योंकि मैं लॉ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो शायद उसकी बात कर रहा हूँ। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझें, और किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने की, तरक्की करने के लिए इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर, राइट। किसी स्कॉलर ने कहा कि 21वीं सदी में निरक्षर वो नहीं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, निरक्षर वो लोग हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। तो आप इसी हिसाब से अपना कैरियर चुनें, पढ़ें, और जहाँ भी आप रहें, किसी भी फील्ड में रहें, कोई आदमी आपको इसलिए पसंद नहीं करता कि आप लॉयर हैं या क्या हैं, कोई आदमी आपको इसलिए पसंद करता है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, आपका इखलाक कैसा है। शायद मैं यहाँ पर हूँ, मैं बहुत दिनों से नहीं जानता राशिद भाई को, तो शायद कहीं ना कहीं वो जो आपका इखलाक है वो बड़ा मैटर करता है। आप याद तभी किए जाएंगे जब आपका जो इखलाक है, जो प्रेजेंटेशन है, जो खुलूस है, वो कायम होगा, राइट। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके कैरियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। थोड़ा एक्चुअली मैं उर्दू मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उर्दू हिंदी मिक्स करके बात करता हूँ, तो मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।